हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अगेन अगेन वेलकम बैक। और आज फिर से करेंगे जो कल जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे। यह है मैथ का राजन सीरीज। देख सकते हैं ये मॉडल है और यूपी डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है। गणित 2024 का संस्करण है राजन सीरीज का। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम देख रहे थे सॉल्यूशन। और कल जो पहला पार्ट था इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे एमसीक्यू के और उनको विद सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन बताया था। तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और ये सेकंड पार्ट है और आपने फर्स्ट पार्ट के नहीं देखे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट के एमसीक्यू इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन हो गया था कल, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन बताइए। तो यहाँ तो क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है यानी कि त्रिज्या बोलते हैं रेडियस। ठीक है। एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। किस बारे में बात हो रही है? गोले के बारे में बात हो रही है। गोले की त्रिज्या दे रखी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी को पता होगा कि गोला यानी कि स्फीयर, इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है? स्फीयर सर ऐसा होता है। ठीक है। ये है गोला, ये ठोस होगा, ठोस सॉलिड होगा। ये तो ये सर्किल है। ठीक है। लेकिन यही अगर ठोस एक बॉल देखेंगे, ठोस हैवी, जैसे कि बॉल जो हैवी होगी ठोस होगी, उसे कहते हैं गोला। ठीक है। जो गोला फेंक में गोला यूज किया जाता है उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है 3.2 सेंटीमीटर है। ये दे रखी है और कहा है कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। ठीक है। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है 4πr²। तो यहाँ आर की वैल्यू दे रखी 3.2, तो क्या करेंगे 4π आर की जगह रखेंगे 3.2 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3.2 का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इसका आंसर यही दे रखा है। बस बहुत ही सिंपल था। केवल इसमें आपको फॉर्मूला याद करना था। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आराम से कर देंगे 4πr²। तो यही इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सेकंड, यानी कि बा ऑप्शन सही है इसका। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन है एक गोले का व्यास, व्यास सबको पता है। व्यास क्या होता है? रेडियस का यानी कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका पृष्ठ का धरातल का क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का, ठीक है, पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर इतना है कि यहाँ त्रिज्या थी और यहाँ व्यास हो गया। व्यास दे रखा है और व्यास आपको पता है कितना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे, रेडियस होगी 2 इंटू टी यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास का दुगना। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दुगना व्यास। व्यास का दुगना होता है त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल आएगी? ठीक है।
व्यास का दुगना रेडियस होती है। रेडियस कितनी होती है? व्यास की दुगनी। ठीक है, व्यास कितना है? व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो व्यास है वह त्रिज्या का डबल होता है। तो व्यास जो है त्रिज्या का डबल, ये लिख दिया, व्यास जो है त्रिज्या का डबल होगा। त्रिज्या कितनी? 8, तो उसका डबल लिख लेंगे तो ये व्यास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, व्यास को हम लिखते हैं डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर क्या निकालना है? पृष्ठ का धरातल का क्षेत्रफल। अभी फॉर्मूला बताया था 4πr², तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 4π r, ये क्या लिखना है? 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4π, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 4 में, तो कितना हो जाएगा? 64π सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्र हमेशा किसमें होगा? वर्ग में होता है। तो यह इसका आंसर है। कौन सा आंसर सही इसका? 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है इसका आंसर होगा सी, यानी कि सा आंसर, थर्ड आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन याद करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 याद करने का है। कल 25 तक हो गए थे क्वेश्चन, तो ये 25 के बाद ये 26वां क्वेश्चन ये है, और ये 27वां। ठीक है, आप सभी अपने मॉडल में, जो आपका राजन सीरीज का मॉडल है मैथ का, तृतीय सेमेस्टर का 2024 का, इसी साल का संस्करण है। इसमें आप अपना क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 26। ये 26 है। इसका आंसर MCQ का आंसर कैसे आया वो हमने बता दिया। ये 27 है, 27 का क्वेश्चन लिख दिया। उसका सॉल्यूशन ये डायरेक्ट MCQ में डायरेक्ट आपका आंसर दे रखा होगा सी, लेकिन कैसे आया सी वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद करने वाला है, यानी कि सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? सांख्यिकी जो शब्द है उसका सबसे पहली बार प्रयोग 1749 में हुआ। ठीक है, 1749 ईस्वी में सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि सांख्यिकी शब्द का पहली बार प्रयोग 1749 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट है, इसमें फैक्ट याद करेंगे सीधे, क्योंकि फैक्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, फैक्ट तो फैक्ट है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त अंकों के योगफल को, ठीक है, 29वां क्वेश्चन ये कह रहा है, इधर देखेंगे इस साइड, कि सभी समस्त अंकों के योगफल को, यानी कि समस्त अंकों का योगफल, अंकों का योगफल ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो वही हमने लिखा है, केवल समस्त अंकों का योगफल को उन अंकों की संख्याओं से, ठीक है, अंकों की संख्याओं, ठीक है, संख्याएं, ठीक है, अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्याओं से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यमान। ये आपको हमने कल बताया था कि मध्यमान का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज का, यानी कि औसत का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है अंकों का योगफल अपॉन कुल अंकों की संख्याएं बराबर मध्यमान की होता है। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन गैरेट ने कहा। गैरेट, इसका आंसर क्या होगा भाई? ये कथन किसने कहा था? ये जो मध्यमान की परिभाषा है किसने दी? गैरेट ने दी। 29 का आंसर फैक्चुअल है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। आज जल्दी क्वेश्चन करेंगे, कल केवल 25 क्वेश्चन हो गए थे, इस वजह से आज जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में सांख्यिकी में माध्य दर्शाया जाता है। तो सांख्यिकी में जो माध्य हम दर्शाते हैं बेटा, उसका सिंबल बताना है। उसका सिंबल है मीन, यानी कि एम फॉर मीन। मीन माने माध्य। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन सही है।
ठीक है। और 29 वाले का कौन सा ऑप्शन सही था? सी, यानी कि सा, थर्ड ऑप्शन। 29 का सा ऑप्शन सही था, 30 का बा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि माध्य का सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31, माध्य का सूत्र। माध्य का सूत्र ये लिखा हुआ है, मध्यमान का सूत्र। तो माध्य का सूत्र बताइए। ठीक है, माध्य का सूत्र कैसे बताएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, अंकों का योगफल, यानी कि सम्मिशन ऑफ, ये क्या है? सम्मिशन, इसे कहते हैं सम्मिशन, यानी कि सम। सम किसका? सम होगा जितने भी वैल्यू दे रखी है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, जितने भी अंक दे रखे हैं, सम्मिशन ऑफ एक्स, है ना, उन्हीं सभी अंकों का योगफल अपॉन सम्मिशन ऑफ एफ। और कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं को अपॉन में लिखेंगे। तो ये हो गया माध्य का सूत्र, सम्मिशन ऑफ यानी सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एंड अपॉन जो है सम्मिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज और नंबर्स। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है सा, यानी कि सा ऑप्शन इसका सही है, थर्ड वाला। 32 क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन 32 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 32 में है कि 2, 4, 5, 9 और 10 इनका मध्यमान निकालना है। मध्यमान बताइए। ठीक है, तो मध्यमान का फॉर्मूला आपने देख लिया। मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? अंकों का योगफल अपॉन संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है। तो इन सभी का योगफल करेंगे, 2, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कुल हैं 5 संख्याएं। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा? इन सभी को जोड़ के देखेंगे, 10 और 9 19, 19 और 4 19 और 4 हो गए 24, 24 और ये हो गए 6, 24 और 6 कितना होगा? 30, 30 हो गया ऊपर का सम। नीचे कितना है? 5। तो 5 से 30 को क्या करेंगे? 5 से 30 को 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 टाइम्स कटेगा 5 से। तो यह क्या हो गया? यही हो गया मध्यमान, है ना। तो ये हो गया मध्यमान। 6 क्या है? ये मध्यमान है। मध्यमान का मतलब है एवरेज निकालना। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? उन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और अपॉन में कुल कितनी संख्याएं हैं, वो नंबर में कितनी है, ठीक है, वो कितनी टोटल डिजिट्स हैं, उससे भाग दे देते हैं। तो यह इसका मध्यमान हो जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 32। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 भी फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है। 33 और 34 भी फैक्चुअल है। 33 और 34 में फैक्चुअल है। क्या है 33 में? कि आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या है। भाई जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होता है हमारा, ठीक है, उसकी विवेचना, यानी विवेचना करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो उसको कहते हैं, आंकड़ों की विवेचना करने को हम कहते हैं सारणियन। ऑप्शन फर्स्ट सही है। और उसको क्या कहते हैं? उसको सारणी यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो उसको वर्गीकरण भी कहते हैं और आंकड़ों का संग्रह भी कहते हैं। और ये सभी तो कुछ ये है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब हुआ कि आंकड़ों की विवेचना करने का मतलब सारणी बनाना, वर्गीकरण करना, आंकड़ों को संग्रहित करना और ये सभी। तो 33 का आंसर क्या होगा? ये सभी। विवेचना का अर्थ इन सभी से है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आंकड़ों के प्रकार कैसे हैं। आंकड़े वही 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवस्थित आंकड़े होंगे और एक अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन फैक्चुअल याद रखेंगे। आंकड़े कितने प्रकार के हैं? आंकड़े 2 प्रकार के हैं, व्यवस्थित अव्यवस्थित। आंकड़ों की विवेचना का अर्थ है सारणी बनाना, वर्गीकरण करना, उनको संग्रहण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है कि 2,5,8 का समांतर माध्य बताओ। 2,5,8 का समांतर माध्य बताना है। कैसे बताएंगे?
सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या है? समांतर माध्य का फॉर्मूला है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 2 और 5 7, 7 और 5 7 और 8 सॉरी 2 और 5 7 और 8 15, ये हो गया 15/3। 3 से कितनी आ जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया? 5 आ गया। 5 समांतर माध्य है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो दे रखा है बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन, वो क्यों सही है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। भाई अब क्वेश्चन है 36 यानी बहुलक से। क्या है? 30, 31, 37, फिर से 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब है कि जो भी आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार, यानी बहु माने बहुत बार, अधिक बार क्या आ रखा है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या दिखाई रिपीट हो रही है 30, 30 और 30। 30 संख्या जो है बहुत बार रिपीट हो रही है, तो यही इसका क्या है? बहुलक, यानी कि 30 या इसका आंसर होगा, ये बहुलक है। इस इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? 30 है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है 30 सी ऑप्शन में, यानी कि सा में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सा 36 का। 37 अगला क्वेश्चन है 37 में क्या है? 8, 12, 9, 13, 15। ठीक है, 8, 12, 9, 13, 15। इसका की माध्यिका बताइए, की माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन जो आंकड़े दे रखे हैं आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, है ना। व्यवस्थित करने का मतलब है इनको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। किसमें लिख लेंगे? बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में हम इसको लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितनी संख्या इसमें है। टोटल संख्या इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं के का माध्यिका यानी कि बीच में 5 का बीचों बीच क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 संख्याएं तो इधर से निकाल दीजिए, 2 संख्याएं इधर से निकाल दीजिए। ठीक है, 2 इस साइड हो गई, 2 इस साइड हो गई। बीच में क्या आया? मध्य में क्या आया? मध्य में, तो यहाँ पर मध्य में क्या आया? मध्य में 12 आया। तो इसी को कहते हैं मध्यिका, है ना। क्या कहते हैं इसको? मध्यिका, यानी कि मध्यिका। मध्यिकांक कौन सा है? मध्यिकांक 12 है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि माध्यिका। तो इसका माध्यिका क्या हुआ? इस आंकड़ों का 12 हुआ माध्यिका, यानी कि बीच का, बीचों बीच में। पहले व्यवस्थित करना है, उसके बाद बताना है। ऐसे नहीं कि 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, बीच का क्या है? 9। ऐसे नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। पहले में व्यवस्थित करना है, तब देखना है कि बीच में क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर ये 12 दे रखा है। कौन से ऑप्शन पे है 12? 12 जो दे रखा है वो ऑप्शन सी में दे रखा है, 7, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। क्यों सही है उसका रीजन बता दिया हमने। 38 सवाल, सवाल नंबर 38 लघु गुणक का क्वेश्चन है, लॉग का। तो लॉग का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करते हैं सॉल्व। कि 5 की पावर 6 है और 5 की पावर 6 की मान कितना है? 5 की पावर 6 का मान होता है 15,625। तो इसको कह रहा है सवाल में कि इसका लघु गुणक यानी कि लॉगरिथम
लघुगणकीय रूप लिखना है, लघुगणकीय रूप यानी कि इसको लॉग में लिखना है। तो लॉग में लिखते कैसे हैं वह समझ लीजिए। लॉग में लिखने का एक नियम है कि क्या नियम है सर? नियम ये है कि इधर हम लेंगे लॉग, ठीक है, लॉग लेंगे और ये 5 है उसको बनाएंगे आधार यानी कि बेस, ठीक है। तो लॉग बेस 5 और ये जो इसका मान है इस मान को हम यहाँ लिखेंगे 15,625 और जो पावर में होगी, जो घात होगी इसकी, वह इक्वल टू के इस साइड लिखी जाएगी, ठीक है। तो यह इसका लघुगणकीय रूप हो गया, यह लघुगणकीय रूप है, इसको इसी तरह से निरूपित किया जाता है। तो यह इसका नियम है। अब आप पूछेंगे बेस में 5 क्यों ले लिया? बेस में 5 लेने का नियम तो नियम है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 5 है, ठीक है, इसकी घात 6, घात जो है इधर पहुंच जाती है, जो मान यहाँ आता है और जो यहाँ वैल्यू है उसको बेस में लिखा जाता है। जैसे कि अभी देखिए कि 2 की पावर अगर घात 2 है, ठीक है, और इसका आंसर 2 की पावर घात 2 का कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 2 का कितना है? 4 होता है। ये एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इसको अगर कहा जाए कि इसको लॉग में बनाइए, इसका लघुगणकीय रूप लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? ये जो पावर है वो तो इस साइड आ जाएगी, पावर को इस साइड लिख लेंगे, ठीक है, और जो मान है वो यहाँ आ जाएगा 4, और लॉग जो यहाँ बेस है, बेस को लॉग का बेस मान लेंगे, लॉग का बेस मान लेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 का 4 बराबर 2, पावर जो है उस साइड बन जाती है, ठीक है। तो ये 38वां सवाल हो गया। इसका आंसर कितना है? लॉग 5 का आंसर इसका है फर्स्ट। कैसे लिखते हैं एक बार फिर से समझेंगे। 5 की पावर 5 की घात 6 है, इसका मान इतना है, इसका लघुगणकीय रूप लिखना है। तो बस क्या करना होता है, ये 5 है आधार में, इसकी घात 6 है, घात को इधर पहुंचा देंगे इक्वल टू के, और जो मान है, ठीक है, वो यहाँ लिखा जाएगा और बेस में 5 पहुंच जाएगा लॉग के। इसको कहते हैं लॉग का आधार यानी कि लॉग का बेस। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। x की पावर 39 इस साइड देख लेते हैं। x की जो पावर है, x की घात है -6 है, x की घात कितनी है? -6। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है x की घात -6 है भागित x की घात -7, x की घात -6 भागित x की घात -7। क्या करना है? इसका मान बताना है। इसका मान क्या होगा? का मान वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे वैल्यू? बहुत ही आसान है, कल बताया था, ठीक है। जब आधार समान होता है, ठीक है, और भाग में जब लिखा हो, ठीक है, यानी कि x की घात -6 भागित x की घात -7, इस तरह से लिखेंगे। भाग का मतलब क्या होता है? अपॉन, ठीक है, अपॉन। तो इस तरह से हमने पहले इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब कल बताया था, और ये घातांक और करनी का नियम है कि आधार समान होने पर अगर भाग में हैं दोनों तो वो क्या हो जाती है? घातें माइनस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? माइनस। तो क्या हो जाएगा इसमें? -6 -7, ठीक है, -6 और -7। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा -6, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और 7 का 7 क्या होगा? प्लस का 7 में से 6 चला जाएगा, 7 में से 6 गया तो प्लस का 1 बचेगा। तो यही इसका मान है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप अपने मॉडल में क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन हल। अब है क्वेश्चन नंबर 40 का सवाल देखेंगे। 40 में क्या है?
40 में ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 भागित एक्स प्लस 2 की पावर है 2। क्या करना है, इसका न्यूनतम रूप लिखना है, का न्यूनतम यानी कि लोएस्ट फॉर्म लिखनी है, न्यूनतम रूप लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए हम यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। नीचे क्या है एक्स प्लस 2, ठीक है, का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से ये ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये होता है इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में लिखेंगे तो एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से क्या कट जाएगा, एक्स प्लस 2 एक एक्स प्लस 2 से एक एक्स प्लस 2 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर बचेगा एक्स माइनस 2, नीचे बचेगा एक्स प्लस 2, यही बच रहा है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, हाँ यही इसका आंसर है। ऑप्शन इसका सेकंड यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्या किया है हमने, यहाँ से हमने फॉर्म बना ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना ली। 4 क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतना करना था। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, एक घन है, घन की कोर कितनी है 4 सेंटीमीटर है, घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी। उसमें जो घन है हमारा जिसकी कोर 4 सेंटीमीटर है तो उसमें कुल कोर कितने होंगे, कुल कोर कितने होते हैं तो आप सभी को पता होगा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एक घन में जो कोर होती हैं वो 12 होती हैं, तो इसका आंसर याद रखेंगे 41 का। घन में कोरों की संख्या कितनी होती है 12। 42वां सवाल है लॉग का, क्या है लॉग का सवाल है, लॉग 13 और 169 इसका मान बताना है, का मान बताइए, का मान बताओ, ठीक है, इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन है 42 नंबर पे। तो आप अपने मॉडल में राजन सीरीज के मॉडल में देख सकते हैं कि लॉग 13 का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि ये जो 13 है ये क्या है, ये बेस है, ठीक है, लॉग 13 क्या है बेस, ठीक है, और 169 क्या है, 169 उसकी वैल्यू है, यानी कि 13 की घात कितनी होनी चाहिए कि 169 आए, तो 13 की घात जो है वो क्या होनी चाहिए, 13 की घात 2 होगी। तो यहाँ पर घात लिखा जाता है, इस साइड क्या लिखा जाता है, इस साइड बेटा हमने बताया था कि यहाँ इस साइड घात लिखा जाएगा, ठीक है। तो 13 की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि यह क्या है, यह जो बेस जो बना हुआ है वो हमने पिछले क्वेश्चन बताया था लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरह से रहा होगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अगर कहा जाए कि इसको लॉग में बनाइए, का लघु गणकीय रूप क्या होगा, लघु गणकीय रूप अभी बताया था हमने कि लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग में रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग लिखेंगे और यहाँ जो है आधार में वह इसके आधार में आ जाएगा और जो इसका मान है वो यहाँ आ जाएगा
और जो पावर है वो इस साइड चली जाएगी। तो देखिए आप, ये लिखा हुआ है इसका लघुगणक रूप, और यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान यहाँ पर होगा 2। इसका मान कितना आ रहा है? 2। ठीक है, log 13 169 का मान कितना है? 2 है। ये 2 कैसे आया? कि 169 का हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है? 169। और 169 13 का स्क्वायर है, और इधर क्या आता है? इधर पावर आती है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है सर? फैक्ट ये है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो अर्धवृत्त बना देंगे। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होगा? तो अर्धवृत्त में यदि कोई भी कोण है, ठीक है, तो उसका मान होता है 90 डिग्री। क्या होता है? और यह क्या है? फैक्ट है, तथ्य है। तथ्य क्या है कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सा, थर्ड वाला, अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन के आकार का खंबा है। क्या है? एक बेलनाकार खंबा, उसका कितना ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। इधर देखेंगे, बेलन के आकार का एक खंबा, हाइट कितनी है उसकी? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे 45। क्या है? बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार खंबा, खंबा है 7 मीटर ऊंचा। ऊंचा कितना है? 7 मीटर ऊंचा। व्यास ऊंचा है, जिसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर व्यास है। तो आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन बताइए। सवाल लिख दिया। बेलनाकार खंबा है, 7 मीटर ऊंचा है। तो बेलन के आकार का बेलन इस तरह से होता है, इसे कहते हैं बेलन। ठीक है, ये हो गया बेलन। व्यास कितना है? व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर व्यास। और ऊंचाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर दे रखा है और 12 सेंटीमीटर इसका। ये अब ये 1 मीटर में दे रखी है, 1 सेंटीमीटर में है। तो क्या करना है? सबको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आयतन आपको पता है, आयतन क्या होता है बेलन का? तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होगा? पहले तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन के आकार का आयतन, एक बेलन के आकार का खंबा है, उसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो आयतन कैसे है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई जगह पाई रहेगा। आर, आर क्या होता है? आर जो है डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर। और एच की जगह क्या लिखेंगे? एच की जगह लिखेंगे 7। लेकिन मीटर है तो 1 मीटर में आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर को हम किस में बदल देंगे? 100 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई इंटू 6,6। इस तरह से आंसर दे रखा है इसका, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में होता है? आयतन होता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन है लास्ट वाला, डी ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आयतन किसका, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच यह फॉर्मूला होता है। फिर 45 क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? घन का आयतन दे रखा है 27 सेंटीमीटर। घन का आयतन कितना है? 27 सेंटीमीटर घन का आयतन है। आयतन घन का कितना है? घन का आयतन है 27 सेंटीमीटर। तो एक घन है, घन का आयतन जो है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब, मतलब भुजाओं का क्यूब। भुजाओं को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यह जो है इस तरह से होता है। कैसे? ये 3 और ये 27, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 का वर्ग है, वर्ग घनमूल है 3 का, यहाँ से आएगा 3 3 होती है 27, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यह भुजा हो गई। क्या बताना है? बताना क्या है? तो बताना है घन की कोर। ये 3 सेंटीमीटर, यही हो घन की कोर। कोर कितनी आ गई है? इसका आंसर कितना सही है? इसका आंसर भी डी सही था। तो यहाँ पर घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? घन के आयतन का फॉर्मूला है ए क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, घन का विकर्ण दे रखा है तो आयतन बताना है। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन के विकर्ण का फॉर्मूला है आपका भुजा √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण इस सवाल में दे रखा है पहले से ही, वो √3। ठीक है, और ये हो जाएगा भुजा √3। तो आप देख रहे हैं √3 से √3, तो भुजा कितनी आ गई? भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? आयतन। तो आयतन हमने बताया था, घन का आयतन अभी बताया, ऊपर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? घन का आयतन का फॉर्मूला ए का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो हम इसका क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, तो कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किसमें होता है? क्यूब में। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी आंसर सही है। घन का आयतन अगर आपको याद होता तो ये भी सवाल हो जाता, ये भी सवाल हो जाता। ठीक है, तो घन का आयतन यहाँ पर याद रखेंगे, भुजा का क्यूब। भुजा को 3 बार गुणा करेंगे तो है उसका आयतन निकल आएगा। लास्ट है 49, यानी कि एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ बताना है। यहाँ पर पृष्ठ याद होना चाहिए, पृष्ठ आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्या है। ठीक है, पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? एक घन के आकार का संदूक है। एक सवाल कौन सा है? 49, 49 सवाल है। एक घनाकार संदूक है, संदूक हो चाहे संदूकिया हो, हमें तो सिर्फ उसकी आकृति क्या है उससे मतलब है। उसकी आकृति घनाकार। एक घनाकार संदूक की कोर कितनी है? कोर यानी कि भुजा कितनी है? 2a सेंटीमीटर है। ये भुजा है ये। तो पृष्ठ बताना है, उसका पृष्ठ कितना होगा? तो भाई घन का पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला क्या है? घन का पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू
भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है, भुजा 2a है, तो क्या करेंगे 6 इंटू 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और a स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 6 चौक 24 a स्क्वायर, ये हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि आ ऑप्शन सही है, आ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है काफ़ी, तो कल कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। आज 50 तक हो जाएंगे, 50 के बाद कल हो जाएंगे आपके 75, कल और 50 करा देंगे तो 100 हो जाएंगे। कल हो सकता है जल्दी जल्दी ख़त्म करा के पूरे 111 हैं पूरे फिनिश करा देंगे, तो इससे आपके सभी MCQ ख़त्म हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक चित्र दे रखा है, ये है चित्र, क्या है इसमें, इस तरह से आकृति बनी हुई है, और ये क्या है इसका सेंटर, ये O, ये है यहाँ, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 65 डिग्री, और क्या पूछा है, पूछा है आपको एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो वैसे तो एक नियम है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा सेंटर पे बना कोण, ठीक है, वृत्त की जो सर्कमफेरेंस है परिधि पर बने कोण का कितना होगा, दुगना होता है, यानी कि ये 65 है तो ये दुगना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, ये नियम है इसका, आप सभी याद रखेंगे कि परिधि के एक ही बिंदु से बना वह कोण जो केंद्र पे बनना है और जो कोण परिधि पे बनना है वह इसका कितना होगा दुगना, तो इसका कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 65 का दुगना कितना होगा 130। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के कराएंगे कल 51 से। तो अभी आप इन MCQ के सॉल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है MCQ में आए, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।